हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से, वो है एम्पियर्स लॉ। याद करिए, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तब वहां पर आपने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, और कूलम्स लॉ का ही ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉस लॉ पढ़ा था, राइट? याद है आपको? उसी तरीके से जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ पढ़ा था, यहां पर आप लोगों ने पढ़ा बायट-सावर्ट लॉ। और जैसे कूलम्स लॉ का ऑल्टरनेटिव गॉस लॉ था, उसी तरीके से बायट-सावर्ट लॉ का जो ऑल्टरनेटिव है वो एम्पियर्स लॉ है। क्लियर है बच्चों? तो कूलम्स लॉ का ऑल्टरनेटिव गॉस लॉ, और बायट-सावर्ट लॉ का ऑल्टरनेटिव एम्पियर्स लॉ, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बायट-सावर्ट लॉ हमें बताता है कि अगर हमारे पास एक वायर है तो उस वायर को हम लोग छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स में बांटकर और उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मन में सवाल उठता है कि अगर मान लो ये वायर हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग हुआ, तब कितने डीएल एलिमेंट्स में बांटेंगे उसको? और डीएल एलिमेंट्स में जो बांट रहे हैं, तो कितने सारे डीएल एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे? वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव और एक आसान वर्जन जो है वो हमारा एम्पियर्स लॉ है, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर में एम्पियर्स लॉ स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों सवाल उठता है कि एम्पियर्स लॉ को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं? गॉस लॉ कैसे फाइंड करते थे? जो भी चार्ज हमारा होता है उसके अराउंड एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग बनाते थे, राइट? और उस सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट होते थे, उन चार्जेस की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी एक पॉइंट पर। होता था ऐसा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का। उसी तरीके से एम्पियर्स लॉ भी कुछ उसी तरीके से काम करता है। हाँ, बस डिफरेंस ये है कि गॉस लॉ में आपका एक सरफेस होता था, जैसे स्फीयर एक सरफेस है और सर्कल एक लूप होता है, दोनों में अंतर है ना? तो गॉस लॉ एक सरफेस का इस्तेमाल करता है और एम्पियर लॉ जो है वो एक लूप का इस्तेमाल करता है। कैसा लूप का इस्तेमाल करता है? एक ओपन लूप विथ अ क्लोज बाउंड्री। जैसे आप लोग हाथ, जैसे बैंगल्स होते हैं। बैंगल्स क्या होते हैं? वो एक ओपन लूप होता है। ओपन होता है इसलिए हाथ में डाला जा सकता है, राइट? तो ओपन लूप है, लेकिन उसका बाउंड्री जो है वो क्लोज्ड होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एम्पियर्स लॉ जो है उसमें हम एक, जैसे गॉस लॉ में हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेते थे, उसी तरीके से एम्पियर्स लॉ में हम लोग एक एम्पीरियन लूप लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप। और ये एम्पीरियन लूप क्या होता है? ये एम्पीरियन लूप एक ओपन सरफेस है। इट इज एन ओपन सरफेस। कैसा सरफेस है बच्चों? ओपन सरफेस। ओपन सरफेस विथ अ क्लोज्ड बाउंड्री। एम्पीरियन लूप क्या है? एम्पीरियन लूप एक ओपन सरफेस है विथ अ क्लोज्ड बाउंड्री। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक ओपन सरफेस क्लोज्ड बाउंड्री के साथ, यानी अगर हमारे पास एक एम्पीरियन लूप है और उस एम्पीरियन लूप को, एम्पीरियन लूप यानी ओपन सरफेस विथ अ क्लोज्ड बाउंड्री, जैसे बैंगल होता है, जैसे कड़ा होता है। तो क्या होता है बैंगल में या कड़े में? क्या होता है कि भैया आपका जो सरफेस है वो ओपन होता है ना? तभी आप हाथ में उसको पहन सकते हैं, लेकिन उसकी जो बाउंड्री है वो क्लोज्ड है। तो ओपन लूप, ओपन सरफेस विद अ क्लोज बाउंड्री, इसको एम्पीरियन लूप कहते हैं। एम्पियर्स लॉ कहते हैं कि अगर हमारे पास एक एम्पीरियन लूप है और उस एम्पीरियन लूप को हम एक ऐसे रीजन में ले जाकर प्लेस कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हमारे पास एक एम्पीरियन लूप है और उस एम्पीरियन लूप को हम एक ऐसे रीजन में ले जाकर प्लेस कर दे रहे हैं जहां पर भी करंट फ्लो कर रहा है,
ठीक है, जैसे मान लीजिए रूम है, इसमें बहुत सारे वायर्स हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। तो अगर मैं एक एम्पीरियन लूप ले जाकर प्लेस कर दूं कुछ इस तरीके से, सपोज करिए मेरा एम्पीरियन लूप है, ठीक है, इस तरीके से ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में और कुछ करंट जो है हमारा वो फ्लो कर रहा है इस तरीके से, इस रीजन में कुछ करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जिस रीजन में करंट फ्लो कर रहा है, जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं कि जहां पर करंट फ्लो करता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, तो वही मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि जिस रीजन में भी करंट फ्लो कर रहा है उस रीजन में एक एम्पीरियन लूप को ले जाकर हम लोग प्लेस कर देंगे, तो उस कंडीशन में द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप, लूप के बाहर जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को हम लोग एम्पियर्स लॉ में इंक्लूड नहीं करते, हम केवल उन्हीं करंट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि लूप के थ्रू पास कर रहे हैं। ऑलराइट, तो विदाउट प्रूफ मैं एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। ये इक्वेशन कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक ऐसा रीजन है जहां पर भी कुछ करंट फ्लो कर रहा है और उस रीजन में अगर हम एक एम्पीरियन लूप को ले जाकर प्लेस कर देते हैं, देन इन दैट केस द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B डॉट dl, जहां B मैग्नेटिक फील्ड है और dl जो है वो एम्पीरियन लूप पर एक एलिमेंट है, ये होता है इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I। और इस तरीके से यहां पर एक सर्कल बना दिया जाता है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप जो B डॉट dl फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन, ये सर्कल बता रहे कि पूरे के पूरे लूप के ऊपर ये इंटीग्रेशन आपको परफॉर्म करना है। तो इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl ओवर द एंटायर सरफेस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I। क्लियर है बात? यहां I क्या है बच्चों? वेयर I ये टोटल करंट नहीं है, I वो करंट है जो कि इस लूप के थ्रू पास कर रहा है। अच्छा, पास करने का मतलब क्या होगा? पास करने का मतलब है कि अगर आप नीचे से देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस लूप के अंदर ये करंट एंटर कर रहा है, तो ऊपर से देखने पर यह भी आपको दिखना चाहिए कि हाँ वही करंट आपका बाहर लीव करना चाहिए। कोई करंट ऐसा जो लूप में एंटर करे और बाहर ना निकले उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप चैप्टर 8 में समझेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल जितना करंट एम्पीरियन लूप से एंटर करके और बाहर निकल जा रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस एम्पीरियन लूप, वो करंट हमारा I है। क्लियर है बात? सो I इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू एम्पीरियन लूप। क्लियर है? और एम्पीरियन लूप का स्टेटमेंट, सॉरी एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये बात आप समझ रहे हैं? एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक एम्पीरियन लूप है, यानी कि एक ओपन सरफेस है क्लोज बाउंड्री के साथ, और उस एम्पीरियन लूप को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ले आकर प्लेस कर देते हैं, तब उस कंडीशन में जितने भी करंट इस एम्पीरियन लूप के थ्रू पास करते हैं, अगर वो I है और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस एम्पीरियन लूप के अक्रॉस अगर एलिमेंट ले रहे हैं dl, तो इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I, जहां I वो करंट है जो एम्पीरियन लूप के अंदर से पास कर रहा है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इसका स्टेटमेंट होगा कि द इंटीग्रल मल्टीपल या द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along एम्पीरियन लूप, ठीक है, द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, along एम्पीरियन लूप, dl के एम्पीरियन लूप के along ही ले रहे हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स the amount of current
the amount of current passing through loop. क्लियर है बच्चों? The integral multiple of magnetic field along Amperian loop is equals to mu naught times the amount of current passing through Amperian loop. ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसका कोई प्रूफ हमें अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। अभी फिलहाल हमारे पास जो भी नॉलेज है उस नॉलेज के बियॉन्ड है इसका इंटीग्रेशन, तो इसलिए हमें इसके इंटीग्रेशन को अभी फिलहाल इसके इक्वेशन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैथमेटिक्स इसका नहीं पढ़ना है। इसको आप नोट कर लीजिए। आज हम एक पहला एप्लीकेशन एम्पियर्स लॉ का देखेंगे। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। उस पर एक दो सवाल करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ेंगे, जो कि इसका एप्लीकेशन होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम लोग अब आज की क्लास में और इनफैक्ट अभी से लेकर और अगले 2 क्लासेस तक हम लोग मोस्ट प्रोबेबली एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला एप्लीकेशन एम्पियर्स लॉ का है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, जहां ये इंटीग्रेशन पूरे एम्पीरियन लूप के ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं। ये होता है इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई, जहां आई वो करंट है जो कि एम्पीरियन लूप के थ्रू पास कर रहा है। ठीक है, तो कंसीडर करें कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इस तरीके से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हमारे पास, और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से लेट अस से कि आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर के थ्रू ये करंट पास कर रहा है, यानी कि ये वायर एक करंट कैरिंग वायर है ना। और हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कोई भी एक वायर अगर करंट कैरी कर रहा है तब वो अपने आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स कि ये करंट कैरिंग वायर भी अपने आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। तो हम लोग इसी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेट अस से एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब समझिएगा बायट-सवार्ट लॉ से करना इस केस को बहुत मुश्किल है। क्यों है? लगभग इम्पॉसिबल है, इसीलिए क्योंकि अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मान लीजिए अगर फाइनाइट लेंथ का वायर हुआ, तब तो आपने बहुत छोटे छोटे डीएल एलिमेंट लिया, हर डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दिया, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। लेकिन जब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो आपको सबसे पहली बात तो कि पता ही नहीं है कि भैया ये वायर, इस वायर में कितने डीएल एलिमेंट्स हमारे आएंगे। जब आपको ये नहीं पता है कि कितने डीएल एलिमेंट्स आएंगे तो आप फिर कितने सारे डीएल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करिएगा, कितने सारे डीएल एलिमेंट के ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करिएगा। तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है बायट-सवार्ट लॉ से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो बायट-सवार्ट लॉ का ऑल्टरनेटिव जो एम्पियर्स लॉ है, उस एम्पियर्स लॉ के थ्रू अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप समझिए इस बात को कि एम्पियर सर्किटल लॉ एक ऑल्टरनेटिव तो है ही बायट-सवार्ट लॉ का, एक सिंपलर वर्जन भी आपको बायट-सवार्ट लॉ का देता है। जैसे गॉसेस लॉ जो है वो कूलम्स लॉ का सिंपलर वर्जन देता है, वैसे ही एम्पियर्स लॉ जो है वो बायट-सवार्ट लॉ का सिंपलर वर्जन देता है। करना क्या है, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि आई अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर रहा है और इसकी वजह से पी पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि भाई पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ये वायर प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं। तो बिल्कुल कर सकता है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस
कैसे कर सकता है भैया पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस? ये जो करंट कैरिंग वायर है ये तो अपने आसपास के रीजन के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो पी पॉइंट भी तो उसके आसपास के रीजन में ही लाई कर रहा है। दैट मींस पी पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर होना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए। तो जब है तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस क्या है? पहला स्टेप, जिस पॉइंट पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने को कहा गया है उस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। आप इस वायर के ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर जो है वो O पॉइंट पर आकर मीट हो रहा है। ये परपेंडिकुलर कहां पर आकर मीट हो रहा है? वायर से O पॉइंट पर मीट हो रहा है। तो O से P की जो दूरी है, समझिएगा, O पॉइंट से P पॉइंट की जो दूरी है, लेट अस से कि वो स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, आपने क्या किया? पहले स्टेप में P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। सपोज करिए वायर को O पॉइंट पर जाकर मीट करता है, O से P की दूरी है स्मॉल r। अब चूंकि हमें पता ही नहीं है कि वायर का ये वाला एंड कहां पर है और ये वाला एंड कहां पर है, राइट? तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहली बात तो कि एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि सेंटर हमारा कहां पर लाई कर रहा है, राइट? तो इसीलिए जिस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं उसी पॉइंट को हम सेंटर मान लेते हैं वायर का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप जब दोनों एंड्स को देख नहीं सकते हैं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मैं मार्कर के दोनों एंड्स को देख सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं यहां पर इसका सेंटर लाई करेगा, राइट? लेकिन अगर मार्कर के दोनों एंड्स मुझे नजर ही ना आए, यानी इस वायर के दोनों एंड्स नजर ही नहीं आए, तो कैसे पता करेंगे कि सेंटर इसका कहां पर लाई करता है? तो इसीलिए जहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, जो O पॉइंट पे था उसी को हम लोग सेंटर मान लेते हैं। तो O को सेंटर और R को रेडियस मानते हुए मैं एक लूप बना रहा हूं, एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से। ऑलराइट, मैंने क्या किया है? एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया है। ठीक है बच्चों, ये एम्पीरियन लूप किस तरीके से समझिए। अगर ये वायर हमारा y एक्सिस के अलोंग है, समझिएगा इस बात को, अगर ये वायर हमारा y एक्सिस के अलोंग है तो ये एम्पीरियन लूप हमारा xz प्लेन में लाई कर रहा है। यानी कि जो एम्पीरियन लूप हमने बनाया है ये इस वायर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ओके। नाउ वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो अगर हम एम्पीरियन लूप अप्लाई करते हैं, एम्पीरियन लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, applying Ampere's law, integral of B dot dl over the entire surface is equals to mu naught into I, जहां I हमारा वो करंट है जो एम्पीरियन लूप के अंदर से पास कर रहा है। अब बताइए क्या ये I करंट एम्पीरियन लूप के अंदर से पास कर रहा है ना? अगर ये वायर है, अगर ये हमारा वायर है तो एम्पीरियन लूप तो हमने इसके ऐसे चारों ओर ऐसे ले रखा है, क्लियर है? इस तरीके से बात समझ रहे हैं? ठीक है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। जरा मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। सेंटर से, वायर के सेंटर से एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? देखते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग। एक तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, और दूसरा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर करंट चेंज होगा तब मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज होगी। यहां पर तो कांस्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा है ना, इसलिए करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ना डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मुझे बताइए कि जब आपने एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप ले रखा है जिसका सेंटर वायर पे लाई कर रहा है, तो इस एम्पीरियन लूप के बाउंड्री के हर एक पॉइंट पर की जो दूरी है O से, क्या वो सेम है? रेडियस के बराबर है, यानी ये डिस्टेंस भी फिक्स्ड है ना एम्पीरियन लूप पे, तो R भी फिक्स्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड फिर से कांस्टेंट है। दैट मींस कि अगर हम ये एम्पीरियन लूप ले रहे हैं तो इस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। चलिए मैग्नेटिक, तो यहां से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है बच्चों वो कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इस एम्पीरियन लूप पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट हैंड एम्पीरियन लूप लगाते हैं। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा है, ध्यान सुनिए राइट हैंड रूल क्या कहता है। राइट हैंड रूल दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक तो आपने सीखा है पहले कि अगर एक स्ट्रेट वायर है, मतलब दो तरीके से। एक सर्कुलर लूप के लिए आपने सीखा था। सर्कुलर लूप में आपने क्या सीखा था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो। जो वायर है उसी के अलोंग करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर लो, तो थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन शो करता है, राइट। जो वायर आपका है, वायर में जिस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है उसी करंट के अलोंग अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो, वायर को पकड़ने की कोशिश करो करंट के अलोंग। तो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिखाता है। ये हमने सर्कुलर लूप वाला पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो हमने सीखा था। अच्छा, यहां पर हमारे पास सर्कुलर लूप नहीं, यहां पर हमारे पास स्ट्रेट वायर है। तो इस स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए एक अलग से रूल है। इस रूल में कहा जा रहा है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन आप अपने थंब को पॉइंट करो। ठीक उल्टा हो जा रहा है। पॉइंट योर थंब, पॉइंट योर थंब in the direction of current। आपने अपने थंब को किधर पॉइंट किया बच्चों? करंट के डायरेक्शन में पॉइंट किया है। तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगे, फिंगर्स आपके जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगे, भाई वायर को होल्ड भी तो करना होगा ना, हवा में थोड़ी देर का छोड़ दोगे। तो आपके फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर आप अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करते हो देन द डायरेक्शन in which fingers will curl, आपके फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगे gives you the direction of magnetic field। ठीक है, ये क्या है? ये आपका होता है एम्पियर्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो भाई इस अगर मैं वायर को करंट के डायरेक्शन में थंब रखूं तो वायर क्या है? ये जो सर्कुलर लूप है इसी के सरफेस के लॉन्ग बेंड हो रहा है, यानी हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंट के लॉन्ग होना चाहिए। यानी कि एट ईच पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड बी कैसे होना चाहिए बच्चों? टेंजेंट के लॉन्ग, है ना। हर एक पॉइंट पर लूप के अलोंग है तो टेंजेंट। और डीएल जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो हर एक पॉइंट पर टेंजेंट के लॉन्ग है ही, डीएल तो जाहिर सी बात है टेंजेंट के लॉन्ग ही होगा हर पॉइंट पर। तो यानी कि हर एक पॉइंट पर बी और डीएल जो है वो टेंजेंट के अलोंग। तो बी और डीएल के बीच का थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और थीटा अगर 0 डिग्री हो तो डॉट यानी कि cos थीटा cos 0 डिग्री आपका हो जाएगा 1। तो ये इक्वेशन आ गया इंटीग्रल ऑफ b इंटू डीएल ओवर द एंटायर सरफेस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। और b अभी हमने डिस्कस किया था कि मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, राइट। अभी हमने डिस्कस किया था कि मैग्नीट्यूड में b जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। और इंटीग्रल ऑफ डीएल ओवर एंटायर सरफेस ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई। अब मुझे बताइए, ये सर्कुलर लूप है तो इस पर अगर हम इंटीग्रल लगाते हैं एंटायर सरफेस कितना आएगा? उसका सर्कमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर। अगर स्मॉल आर इसका रेडियस दिया हो गया b इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। यहां से मैग्नेटिक फील्ड b हो गया म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर।
ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपका आया है ये इस वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, राइट। यहां पर कहीं लेंथ का जिक्र नहीं हो रहा। हाँ, वायर से जो परपेंडिकुलर दूरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है और करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वायर से जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों एक सवाल इस पर बेस्ड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट ऑफ 10 एम्पियर। क्वेश्चन नोट कर ले मेरे साथ, अ करंट of 10 ampere is flowing east to west, is flowing east to west in a long wire, in a long wire kept horizontally, kept horizontally in east-west direction, in east-west direction। ठीक है, कह रहा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड in horizontal plane, in horizontal plane at a distance of, at a distance of पहला है 10 सेंटीमीटर नॉर्थ और दूसरा है 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम वायर। ठीक है, इसमें मैं एक सवाल ऐसा ही एक सेकंड क्वेश्चन दूंगा, मतलब इसी में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को भी और सॉल्व करेंगे। एक पहले इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि 10 एम्पियर करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है इन लॉन्ग वायर जो कि हॉरिजॉन्टली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा है। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली इस तरीके से वायर रखा होगा बच्चों, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। अब जो करंट है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है बात भाई? नॉर्थ साउथ ऐसे होते हैं, ईस्ट वेस्ट ऐसे होते हैं। अच्छा, नॉर्थ साउथ अगर ऐसे है आप इसको परपेंडिकुलर मोड़ के इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। कह रहे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जो प्लेन आपका है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो अगर आप नॉर्थ साउथ को इस तरीके से रखेंगे तब तो ये तो वर्टिकल हो गया। तो क्या ये जो प्लेन आएगा, ये जो इस तरीके से जो हम लोग प्लेन बनाते हैं, क्या ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं। ये अगर आप देखें तो इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, इसको हम लोग वर्टिकल प्लेन कहेंगे। ऑलराइट, तो हम लोगों से क्वेश्चन में कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी चीज का ख्याल रखना है आपने, क्वेश्चन में इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन की बात करेगा। ठीक है, और ऐसा कोई वेरिएशन एज सच नहीं है इस सवाल में। इस कॉन्सेप्ट में बहुत वेरिएशन है क्वेश्चंस नहीं है। वेरिएशन है क्वेश्चंस आएंगे
जब यही सेम चीज जब वायर एक नहीं बल्कि दो वायर को हम लोग स्टडी करें, ये आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तब वहां पर क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे आएंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन कह रहे हैं तो जो नॉर्थ साउथ है इसको ऐसे पलट दीजिए, तो नॉर्थ अंदर की तरफ और साउथ जो है वो बाहर की तरफ है। क्लियर है? आपसे कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन ये दो अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका अगला वाला हम लोग वर्टिकल प्लेन करेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी जो ईस्ट वेस्ट है तो ऐसे है ही, और हॉरिजॉन्टल का मतलब कि नॉर्थ साउथ भी हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए इस तरीके से, और वर्टिकल प्लेन मतलब नॉर्थ साउथ से वर्टिकल होना चाहिए। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी नॉर्थ अंदर की तरफ है और साउथ जो है वो बाहर की तरफ है। गेटिंग माय पॉइंट? अब आपसे कह रहे हैं भैया 10 सेंटीमीटर नॉर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात तो कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। एक लॉन्ग वायर यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7। करंट हमारा है 10 एम्पियर अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी? 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। 10 से 10 कट गया, ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा तो 4 कटेगा 2 आएगा। ये कितना आ रहा है? 2 पाई और 10 10 से -7 10 से -2 ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -5। इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। अब 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूं, ठीक है, पाई के टर्म्स में छोड़ देना। आप चाहेंगे तो पाई रख देंगे 3.14 तो जाएगा 6.28 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 टेस्ला। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं 6.28 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 टेस्ला। अब ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। डायरेक्शन भी हम लोगों को देखना है, और डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं? एम्पियर राइट हैंड रूल से। एम्पियर राइट हैंड रूल क्या कहता है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना उस डायरेक्शन में अपने थंब को प्लेस करो, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्व होंगे। अब बच्चों देखिए, अगर ये मेरा वायर है तो नॉर्थ अंदर की तरफ है ना, और अंदर के पॉइंट पर देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, राइट? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा? वर्टिकल। कैसे भाई? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रखिए, और जो फिंगर्स हैं 4 फिंगर्स हैं उसको कर्ल करिए। तो आपसे तो पूछ रहा भाई 10 सेंटीमीटर नॉर्थ यानी अंदर की तरफ 10 सेंटीमीटर पहुंचेंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो अंदर की तरफ देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर भी नीचे की तरफ ही पॉइंट करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरा केस है 20 सेंटीमीटर साउथ। यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? फिर से वही फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 इंटू करंट है 10 एम्पियर अपॉन 2 इंटू, अब 20 सेंटीमीटर है 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। 10 से कट होगा तो बचेगा 2, 2 से गया ये 2 बचेगा, 2 से गया 2 बचेगा, यानी ये आपका आ रहा है पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -5 टेस्ला। यहां भी छोड़ सकते हैं, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 टेस्ला। अच्छा, नॉर्थ की तरफ तो था वर्टिकली डाउनवर्ड, साउथ बाहर की तरफ, ठीक है, तो वायर भाई इस डायरेक्शन में करंट है, थंब रख दिया, तो साउथ यानी कि बाहर की तरफ जो करंट है वो ऊपर की तरफ, ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट करिए। इसी सवाल में मैं चेंज करके इसको वर्टिकल प्लेन करने जा रहा हूं और सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इसी सवाल में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया आपके लिए, ठीक है? पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन था, अब मैंने वर्टिकल प्लेन कर दिया, और कैलकुलेशन थोड़ा अंतर आ जाए इसलिए मैंने इसको 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है? अब जरा देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई जो 10 एम्पियर करंट है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। चलिए इसको हमने ले लिया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, है ना? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ईस्ट टू वेस्ट 10 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है?
और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना वर्टिकल प्लेन में। तो वर्टिकल प्लेन हो गया, यानी कि ये आपका, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। क्लियर है? अब आपसे कह रहे हैं कि 40 सेंटीमीटर नॉर्थ, यानी यहां से 40 सेंटीमीटर ऊपर 40 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर ऊपर कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अच्छा बच्चों देखिए, एक मिस्टेक हो गई मेरे से। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें फॉर्मूला हमने म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ले लिया था, राइट? तो आप लोग सुधार लीजिए, फॉर्मूला उसको म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कर लीजिए, और जो पाई नीचे है ऊपर वाला पाई कट जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला जो आंसर था वो आपका 2 पाई आ रहा था, 2 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -5, वो आपका आएगा पाई इंटू 10 रेज टू द पावर, सॉरी पाई पाई कट जाएगा, तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 आएगा। उसको करेक्ट कर लीजिए। और जो दूसरा केस था वो आया था आपका 1 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -5, लेकिन नीचे एक पाई और आपका आएगा, वो पाई पाई को कट कर देगा, 10 से -5 आएगा। इसको मैं ये जिम्मेदारी आपको दे रहा हूं कि प्लीज आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। गलती से मेरे दिमाग से पाई जो है वो स्किप हो गया, इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पाई लगाकर सॉल्व करते हैं। तो म्यू नॉट की जगह आपका हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 इंटू करंट कितना है 10 एम्पियर है ना, 10 एम्पियर करंट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर कितना है, डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, यानी 40 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। देखिए 2 पाई से ये 4 पाई कट होगा तो 2 बचेगा, राइट? ये 10 से ये गया, ये आपका हो गया 2, यानी कितना हो गया 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -7, और ये -2 हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -5 टेस्ला। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो भैया देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, तो जो थंब हमारा है राइट हैंड का उसको करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पॉइंट पर, वो हमारा फिंगर जो है अंदर की तरफ कर्ल कर रहा है, यानी कि हम लिखेंगे इसको परपेंडिकुलरली इनवर्ड। किसके परपेंडिकुलरली इनवर्ड? परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये जो बोर्ड का प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ठीक है, ये आपका पहला केस हो गया। ठीक है बच्चों, और अब हम दूसरा केस करने जा रहे हैं। दूसरा केस हमारा 50 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ वायर, तो बी तो फिर से वही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की जगह लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7, करंट की जगह लिखेंगे 10 अपॉन 2 पाई इंटू आर अब क्या 50 सेंटीमीटर, यानी 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। 0 0 कट गया बच्चों, ये आपका आ जाएगा 2, यानी हो गया 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 कितना होता है 0.4, तो हो गया 0.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -7, और ये -2 हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -5 ऐसा। क्लियर है? और यहां पर क्या हो जाएगा, ये करंट इस डायरेक्शन में है, और साउथ पे देखेंगे तो फिंगर्स हमारे बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, इसी तरीके से अगर वायर आपको इस तरीके से खड़ा कर दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए, तो आप इसी राइट हैंड रूल से, थंब रूल से, एम्पियर राइट हैंड थंब रूल से आप पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए। पिछला वाला क्वेश्चन जो है आई होप आपको समझ में आया है। दोनों क्वेश्चन में हमने सिर्फ 2r लिखा था, पाई नीचे एक और ऐड कर दीजिएगा, पाई और ऊपर वाला पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप फाइंड कर लीजिएगा उसको। चलिए आज हम लोग यहां पर समाप्त कर रहे हैं बच्चों। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये पहला एप्लीकेशन था एम्पियर्स लॉ का।
अब अगले लेक्चर में हम लोग सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ेंगे, वहां वो दूसरा एप्लीकेशन होगा एम्पियर्स लॉ का, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी तक जो पढ़ा है उसको अच्छे से आज के लेक्चर को कर लीजिएगा, तब आगे के लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे। चलिए बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और याद से इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। बाय।